नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 24 जून और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, आगामी आपकी जो भी बहुप्रतिष्ठित परीक्षाएं, जैसे आपका आरओ होगा, बीपीएससी हो गया, इसके अलावा और भी बाकी जो एग्जाम्स होते हैं, उन पर हमारा अल्टीमेटली टारगेट है कि एनी हाउ करंट अफेयर्स का हमारा एक भी क्वेश्चन जो है क्या हो, गलत ना होने पाए। राइट, तो आइए सीधे तौर पर हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि लास्ट डे में हमने क्या कुछ पढ़ा था, यानी कि मंडे को हम लोगों ने क्या कुछ रिवीजन के अंतर्गत हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मंडे का ये क्या है, रिवीजन अपने आप पे। ठीक है, भारत और सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम ने भारत के अतिरिक्त सचिव राजेश वैश्रव, कोस्टा रिका के उप मंत्री एंडेलेजांद्रो सोलानो और एसआईसीए की ओर से अंतरराष्ट्रीय सहयोग निदेशक कॉर्मेन मार्कवेकिन के नेतृत्व में एक वर्चुअल वार्ता की है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय स्टील्थ फ्रीगेट आईएनएस तेग मॉरिशस के पोर्ट लुइस में दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती पर है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। शोधकर्ताओं ने एक ब्रह्मांडीय मोड का पता लगाया है। यह रहस्यमयी तारा, जो एक्सट्रीम हीलियम सितारों नामक एक दुर्लभ वर्ग से समूहित है, आश्चर्यजनक रूप से इसमें उच्च मात्रा में जर्मेनियम में रखता है। ठीक है, तो ये कल हमने आपको समझाया था, मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आइए। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 20 जून को बहराइच के कतरनिया घाट में, ठीक है, मैंने कल को समझाया था कि बहराइच के कतरनिया घाट में गेरुआ नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कल मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कई सारे जो है, मैंने कल आपसे कहा था कि आप लोग क्या करिएगा, कई जो भी मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट आपका घड़ियाल हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। मैंने कल आपको समझाया था। अब आपने पढ़ लिया होगा तो मुझे लगता है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत है आपके लिए। राइट। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के शीर्ष अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके। नेक्स्ट है, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ऐसी कुछ मिश्रित धातुओं के आयात पर रोक लगा दी है जिनमें वजन के हिसाब से 1% से ज्यादा सोना होता है। ठीक, आगे, जिसमें पैलोडियम, आपका रोहोडियम, ठीक है, इरिडियम के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। ये मैंने कहा था कल, इस तीनों के बारे में आप पढ़ भी लीजिएगा, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है, मराठी और हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता निर्देशक विवेक लागू का 19 जून को निधन हो गया। ठीक है, अब कल का प्रश्न है आपके सामने कि वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोगों ने इसका एग्जैक्टली सही उत्तर दिया था। ठीक है, चलिए अब आज का पहला हमारा क्या है, टॉपिक है, केंद्र सरकार की 11 वर्ष पूरे हो गए हैं कार्यकाल के। आप जानते होंगे ऐसे में सरकार अलग अलग प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को चला रही है, मतलब अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में एक टॉपिक है हमारा कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में हुए 11 वर्षों के परिवर्तनकारी बदलाव का उत्सव मनाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, माई गवर्नमेंट क्या है, एक वेबसाइट है, आप जानते होंगे, एप्लीकेशन भी अपने आप में, ठीक है, एक रचनात्मक राष्ट्रव्यापी अभियान बदलता भारत मेरा अनुभव, क्या बदलता भारत, ठीक है, बदलता भारत मेरा अनुभव शुरू किया है। किसके साथ में मिलकर के? माई गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के। किसने? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है, यह अभियान देश के सभी नागरिकों को भारत के बदलावों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर देता है। इस अभियान में 5 अनोखी प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं, जिनमें भाग लेने की अंतिम तिथि क्या है, 9 जुलाई 2025 से। क्या कुछ है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार और सभी को डिजिटल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। यह पहल भारत के डिजिटल सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और आधारभूत ढांचे में आए ऐतिहासिक परिवर्तनों को उजागर करती है। ये यानी कि ये जो आप डिजिटल एम्पावरमेंट देख रहे हैं, जो सोशल एम्पावरमेंट आप देख पा रहे होंगे, जो आपका जो एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसको आप देख पा रहे होंगे, तो कितना कुछ परिवर्तन हुआ है जब से सरकार ने सत्ता संभाली 11 वर्ष में। यानी 11 वर्षों में चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे बात डिजिटलाइजेशन की हो, चाहे बात इकोनॉमिकल ग्रोथ की हो, सरकार ये बता रही है वर्तमान में कि हमने ये ग्रोथ किया है और इतना परिवर्तन चेंज आया हुआ है, इतना चेंज आया हुआ है। तो इसमें जो आम जनमानस है उसको पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें बोला गया है इस कार्यक्रम में। ठीक है, यह अभियान विकसित भारत 2047, यानी कि आप जानते हो कि 2047 तक सरकार ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सन 47 तक के टारगेट सब कुछ कर रखा गया था, यानी कि यह अभियान विकसित भारत
2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें भारत को विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि सरकार जो भी प्रोग्राम एंड पॉलिसी अब इस समय बना रही है उसका टारगेट 2047 रखा गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने वर्ष 2047 तक, कब तक? 2047 तक जो है, क्या 2047 तक जो है विकसित राष्ट्र यानी कि डेवलप्ड कंट्री, क्या डेवलप्ड कंट्री जो है बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। और इसी के अनुरूप सरकार के सभी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज होती हैं एक दीर्घकालिक रणनीति के साथ। यह नहीं कि बस 5 साल 6 साल, सरकार जो भी इस समय योजनाएं बना रही है दीर्घकालिक रूप से बना रही है, इसका इंपैक्ट एक लंबे समय तक रहे, ताकि हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सन 47 के जो है विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा कर पाए। राइट, आइए आगे। इस अभियान के तहत 5 प्रमुख प्रतियोगिताएं, जैसे इंस्टाग्राम रील मेकिंग, यूट्यूब शॉर्ट चैलेंज, ब्लॉग भारत लेखन प्रतियोगिता, विकसित भारत क्विज 2025 और शॉर्ट ऑडियो विजुअल फिल्म प्रतियोगिता भी रखी गई हैं। ठीक है, तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम रील मेकिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर 30 से 40 सेकंड की प्रेरणादायक वीडियो बनानी होगी। इंस्टाग्राम चलाइए और प्रमोट करिए। ठीक है, तो इंस्टाग्राम चलाने के फायदे हैं, लेकिन सकारात्मक रूप से। ठीक है, चलिए अब YouTube जो शॉर्ट्स होगा इसमें क्या होगा? YouTube शॉर्ट्स चैलेंज में देश में हुए बदलावों, जैसे बदलते हुए सार्वजनिक स्थानों, सांस्कृतिक आयोजनों या तकनीकी नवाचारों की कहानियों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। ब्लॉग भारत के तहत छात्र, पत्रकार या लेखक 800 से 1200 शब्दों का लेख लिखकर भारत में पिछले 11 वर्षों में आए बदलावों का विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हैं इसमें, और इसमें आपको जैसा कि बताया गया कि आपको डिजिटल प्रमाण पत्र वगैरह इसमें दिया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो अपना कोई अच्छा सा शॉर्ट बना करके अपना डाल दीजिए। लिखने के शौकीन हैं तो आप लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम रील बनाने के शौकीन हैं तो वो बना सकते हैं। तो एक अच्छी पहल है सरकार की, इससे जो है काफी कुछ बदलाव आएगा। आप चाहे तो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा है। मैं भी सोच रहा हूं कि अपना एक वीडियो बनाकर डाल दूं। ठीक है, बनाना चाहिए भाई, सरकार की किसी योजना में भाग लेना चाहिए। चलिए आइए, बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? बताओ क्या इसका उद्देश्य है? सिंपल सी बात है, सी वाला ऑप्शन। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों के परिवर्तनकारी बदलावों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए। बस हो जाएगा ये, सी है ना, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विदेशी छात्रों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू करेगा अमेरिका। तो ये एक नई न्यूज है। और हालांकि सरकार ने अमेरिकी सरकार ने विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए कई सारे जो है नियम और कानून लागू करते हैं। खास थीम इसमें यह है कि आपकी जो प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल होगी, जो सोशल साइट्स होगा जो आपका होगा, वो आपको पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपके मनोभावों को समझा जा सके कि भाई अमेरिका के अहित में कोई काम आप नहीं करेंगे। ये किसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह लीजिए, अमेरिका के हित में है, बाकी ड्रॉबैक है अपने आप में। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने जो है इसकी घोषणा कर दी है। और इसी के साथ विभाग ने शर्त रखी है कि आवेदकों को सरकारी समीक्षा के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स सार्वजनिक करने होंगे, ताकि गवर्नमेंट आपको आपकी चीजों को देख सके, भाई क्या कुछ कर रहे हैं आप, है ना। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने बयान में कहा कि नए दिशा निर्देशों के तहत हम FM और J गैर प्रवासी वर्गों में आने वाले सभी छात्र और एक्सचेंज विजिटर आवेदकों की व्यापक और गहन जांच करेंगे, जिसमें उनकी ऑनलाइन उपस्थिति भी जो है मीडिया पर जिसमें उनकी ऑनलाइन उपस्थिति सोशल मीडिया गतिविधियों भी इसमें शामिल होंगी। भाई कितना आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, क्या कैसा है, तो ये सब जांचा जाएगा इसमें। चलिए बाकी एक पॉइंट लिखा है इसको पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट है, अमेरिकी वीजा आवेदन प्रक्रिया में सोशल मीडिया अकाउंट्स के संबंध में नई शर्त क्या रखी गई है? केवल फेसबुक प्रोफाइल जमा करनी होगी, सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटाना होगा, सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग को सार्वजनिक करना होगा, सोशल मीडिया पर केवल अमेरिकी कंटेंट पोस्ट करना होगा। क्या होगा इसका उत्तर? बहुत आसान है, यही तो होगा, सी होगा ना। बस आपका अकाउंट सार्वजनिक करना होगा। कुरुक्षेत्र के धीरपुर में अंतरदेशीय कंटेनर डिपो के पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के नायब सिंह सैनी हैं, ने 21 जून को कुरुक्षेत्र के धीरपुर में अंतरदेशीय कंटेनर डिपो के पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ठीक, आगे इसमें हरियाणा लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक नई शक्ति के रूप में जिससे ये क्या होगा, उभरेगा हरियाणा, है ना। ये देखो, इससे प्रदेश के किसान, उद्यमी और व्यापारी समृद्ध होंगे तथा युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो ये इसका एक बड़ा फायदा है जो कि उद्घाटन इसका किया गया है अभी हाल ही में। बताइए
हरियाणा के किस स्थान पर पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? पानीपत, अंबाला, धीरपुर, कुरुक्षेत्र या फिर रोहतक? बहुत आसान सा, इसका भी उत्तर सी ही होगा। ठीक है, चलो। ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों को भी निकाला गया है, किस ऑपरेशन के तहत? सेम वही ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? कौन सा? ऑपरेशन सिंधु, है ना, इसी के तहत जो इसको निकाला गया है। बस हो गया अपना पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इशू? ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। ठीक है, तो श्रीलंका के विदेश मंत्री कौन है? विजिता हेराथ है। हो सकता है कभी आपसे यही पूछ ले प्रश्न, है ना। ठीक है, चलो। इसे विचारशील कार्य बताते हुए हेराथ ने कहा कि यह कदम श्रीलंका और भारत के बीच गहरे संबंधों को और अस्थायी साझेदारी में परिवर्तित करेगा अपने पे, है ना। चलिए, वैसे भी श्रीलंका पड़ोसी देश है अपना, तो हेल्प करना तो बनता है भाई, है ना। ये सब बातें यहां पे लिखी गई हैं और इसमें जो है बस ओवरऑल यही बातें लिखी भाई किस तरीके से हमने श्रीलंका के जो है निकाला उनको। तेहरान में भारतीय दूतावास अब इन पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए निकासी सहायता का समन्वय करेगा अपने यहां पे। ठीक है, चलिए। और इससे जो है आपस के देशों में, मतलब दोनों देशों में क्षेत्रीय एकजुटता और बाकी चीजें फायदेमंद होंगी। यह पॉइंट यहां पर लिखा गया है। भारत द्वारा श्रीलंकाई नागरिकों को किस ऑपरेशन के तहत निकाला गया? जस्ट बहुत ही आसान सा, ऑपरेशन सिंधु भाई साहब, हो गया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ही भारत ने अपने नागरिकों को निकाला और साथ में श्रीलंका के नागरिकों को भी निकाला। तो कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सिंधु। इसका भी उत्तर सी है। आज इत्तेफाक देखो, ये सारे उत्तर सी ही सी जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, तो चेंज कर देता, कोई बात नहीं। कह रहे अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला भाई किया गया है। ठीक है, वहां की परमाणु जो है उस पर ठिकानों पर, इससे ईरान ने इसको गलत बताया है, अंतरराष्ट्रीय नीति और समझौतों को उल्लंघन बताया है और कई मामले में दिक्कत है। अब बात ध्यान रखो, मैंने आपसे कहा था कि यह एक बड़ा संकट है। मैंने एक दिन आपको समझाया था कि भाई अगर अमेरिका जैसे बड़े देश की एंट्री अगर इस युद्ध में होती है तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? याद आया कुछ? मैंने कहा था एक तरफ है क्या आपका ईरान, क्या है? ईरान, और एक तरफ है आपका इजराइल। ठीक, इजराइल। इन दोनों में क्या चल रहा है भैया? युद्ध चल रहा है। दोनों को सपोर्ट करने वाली कंट्रियां डेवलप कंट्रियां हैं। जैसे इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इजराइल को सपोर्ट कर रहा है आपका जो है कौन? ये अमेरिका। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान को सपोर्ट कर रहा है आपका रूस और चीन जैसे देश। ये भी अपने आप में ताकतवर हैं, ये तो है ही ताकतवर अपने आप में। तो अगर अच्छा इंडिया में क्या है? इंडिया भैया पेंडुलम है अपने आप में। इंडिया इसकी तरफ भी है, इसकी तरफ भी है। यहां से हमारे चाबहार पोर्ट से लेकर के कई सारे समझौते हैं। यहां भी हमारे रक्षा समझौतों के साथ साथ में कई प्रकार के साइबर सिक्योरिटी और कृषि संबंधी समझौते इजराइल के साथ भी। इजराइल के साथ दोस्ती हमारी और मजबूत है, मतलब इनफैक्ट ईरान की कंपेरिजन में ज्यादा मजबूत है ना। तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अगर भैया मामला अगर बिगड़ेगा, सिंपल सी बात है, भारत की एक बड़ी समस्या है। हालांकि अमेरिका ने अगर जो है ईरान पर अगर वो बोल दिया है, हमला किया है, इससे तेल की कीमतों पर जो है असर पड़ेगा। भारत पर आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बड़े लेवल पर होगा तब, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है जो होर्मुज बने जलडमर मध्य के बारे में बताया था आपको, अगर उस पर दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं समस्या है। बाकी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी यहां पर दिक्कतें हैं भारत को। भारत इसकी तरफ जाएगा तो दिक्कत है, इसकी तरफ जाएगा तो दिक्कत है। किसी एक की तरफ गया तो दोनों में गुस्सा आ जाएंगे। रूस इसको सपोर्ट कर रहा है और रूस भारत का अच्छा दोस्त है। इस समय फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका भी अच्छे दोस्त हैं इसके। तो कई समस्याएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। ओवरऑल एक जो है एक संकट बड़ा उत्पन्न अलग तरीके से हो गया भाई कि दुनिया एक ऐसी लड़ाई में जा रही है जहां पर सब टॉप कंट्री से शामिल हैं। अगर युद्ध वाला बात मामला एक बड़ी कंट्री छोटी कंट्री होती तो दिक्कत नहीं थी। जब दो धड़े जो कि दोनों ताकतवर हों तब मामला बिगड़ सकता है अपने आप पे। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ईरान झुकने को रेडी नहीं है, इजराइल वैसे भी नहीं झुकता है। इजराइल ने क्या कहा? इजराइल के जो नेतान्याहू जो है उन्होंने कहा कि शांति केवल शक्ति से आ सकती है। स्टेटमेंट सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? सुना करो महाराज, खाली शाहरुख खान, सलमान खान को मत सुना करो, ठीक है, इनको भी सुना करो जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। उन्होंने कहा, नेतान्याहू ने कहा कि शांति केवल शक्ति से आती है।
अब सोचो, अगर उनका यह स्टेटमेंट है कि शांति केवल शक्ति मतलब आपके पावर से आ सकती है, मतलब युद्ध से आ सकती है, समझे आप, तो इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल झुकेगा नहीं। और अगर इजराइल झुकेगा नहीं तो ईरान भी मान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान की जो सत्ता है वो बहुत कट्टरपंथ वाली है। मैंने आपको दिन समझाया था कि ईरान और इजराइल के संबंध जो है पहले खराब थे, फिर बीच में सही हो गए 1947 के आसपास, फिर 1970 में फिर से बिगड़ गए जब सत्ताधारी जो लोग थे वो कट्टर प्रकार के आ गए। किस प्रकार के कट्टर आप जानते होंगे, समझते होंगे, मुझे यहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर कट्टरपंथ हावी हो जाता है, जहां पर धार्मिक कट्टरता आ जाती है, वहां पर मामला बिगड़ जाता है, जैसा कि पाकिस्तान में है। ठीक वही मामला यहां पर हो रहा। तो ये ना झुकेंगे भाई साहब ये, और इजराइल भी नहीं झुकेगा। दोनों ताकतवर हैं, इसके पास टेक्नोलॉजी खूब खतरनाक है अपने आप में, इजराइल के पास आप जानते होंगे। और इधर इनकी तरफ से जो लड़ने वाले देश हैं ये भी टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं, अपने आप में डेवलप हैं भैया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब डेवलप कंट्रीज हैं। इधर रूस, चाइना और बाकी कंट्रीज ये भी डेवलप है अपने आप में। तो अगर ये मामला भिड़ जाता है तो एक ग्लोबल जो है कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और मैंने कई दिन कहा है कि इस समय दुनिया जिस जगह पर है आग के गोले पर है भाई साहब। मैं रियली बता रहा हूं आपको, जो मेरी एनालिसिस है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर के, दुनिया आग के गोले पर है। सभी मोस्टली शक्तियां परमाणु शक्तियों से जो है भरपूर हैं, अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। परमाणु बम छोड़ने में किसी को हिचक होगी नहीं, ऐसा मुझे जो लगता है। ठीक है, फोड़ फाड़ देंगे सब लोग। और ये दिक्कत वाली बात अपने आप में, बहुत बड़ी दिक्कत है अपने आप में। खैर देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है, लेकिन ये चिंताजनक बात है अपने आप में। इस पर भारत पर आर्थिक असर पड़ सकता है, कूटनीतिक इंपैक्ट भी पड़ सकता है आगे चल करके। चेक देखते हैं कि डिप्लोमेसी हमारी कैसी रहती है। चलिए, क्योंकि भारत चुप रहेगा तो भी दिक्कत है भाई, भारत तटस्थ रहेगा तो भी तो दिक्कत है कहीं ना कहीं यार। सब लोग कहेंगे अरे यार तुम तो हमेशा चुप ही रहते हो यार, ये कौन सी बात होती है ना। तो ये भी एक समस्या अपने आप में है ना। चलिए खैर आइए, तो ईरान ने ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो हमला किया अमेरिका ने, ईरान ने इसे क्रूर सैन्य आक्रमण करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया है कि भाई आपने इसका वायलेशन किया है। 3 न्यूक्लियर साइट्स फोंडो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका हवाई हमलों के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अब एक स्टेटमेंट क्या सुना आपने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये क्या है? ये मैंने आज इसमें लिखा नहीं, मैं चाहता तो लिख देता। ये मैं आपको टास्क देने के लिए मैंने लिख दिया। क्या आपको पढ़ना है? क्या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये क्या है? ये आपको पढ़ना है। ये आपका नंबर है आज का टास्क नंबर 1 है। इसको आपको क्या करना है? रेडी करना एनी हाउ। ठीक है, चलिए बाकी वही पॉइंट यहां पर लिखी गई भाई कि दिक्कत है और सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। ठीक है, ये 2 बार पॉइंट लिख गया है और बाकी अमेरिकी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ठीक है, चलिए अब आप बताओ, इसका उत्तर आप खुद ही बताओ। अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ईरान ने अमेरिकी हवाई हमलों को क्रूर सैन्य आक्रमण बताया। ठीक है, दूसरा कथन, ईरान ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करा दिया। ठीक बात है, दोनों कथन सही है। यानी कि ये देखो, ये सी होना चाहिए ना शायद। आज सी वाला बहुत ऑप्शन है, आज सारे उत्तर में लग रहा सी वाला ही है क्या? चलो खैर कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। योगांध्र 2025 अभी चर्चाओं में रहा है। योगांध्र 2025 कार्यक्रम के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। कार्यक्रम का कर दिए। ठीक है, ये आप जानते हो कि आंध्र प्रदेश में हो रहा था। भारत सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कुल जो है 3 लाख जो है समथिंग जो है लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसने अब तक के सबसे बड़े योग सत्र का रिकॉर्ड बनाया है अपने आप में। ठीक है, गिनीज जो है बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया है। कार्यक्रम स्थल विशाखापट्टनम से बेविनीपट्टनम तक जो है, आरके बीच से बेविनीपट्टनम तक विशाखापट्टनम में 5 लाख से अधिक लोगों ने की उपस्थिति, जिसमें 3.03 लाख लोगों द्वारा एक साथ योग किया गया और 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। एकत्रित 3 लाख प्लस लोगों द्वारा एक साथ योग किया गया। ये सब पॉइंट यहां पर लिखे हैं। यह आयोजन आरके बीच से भोगापुरम तक 28 किलोमीटर के क्षेत्र में हुआ। इसमें 2023 में सूरत में 1.47 लाख प्रतिभागियों के साथ बने रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। यह पहला रिकॉर्ड था, अब इसको तोड़ दिया गया यहां पर। चलिए, ये सब पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं, ये आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर सही विकल्प, कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन 1, विशाखापट्टनम के आरके बीच से बेविनीपट्टनम तक हुए आयोजन में 5 लाख लोगों ने भाग लिया। ठीक है,
इस आयोजन से सूरत द्वारा 2023 में बनाए गए युग रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आज सारे उत्तर सी हैं भाई साहब, कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा, आज मैंने ध्यान नहीं दिया और सारे उत्तर आज के सी हैं, कोई बात नहीं। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों, अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा हो गया क्या भाई साहब? ओके 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 ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें हमले की बात कही गई है और इसमें कहा गया कि किस प्रकार से इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी थोड़ी मैंने थोड़ा सा अलग चेंज कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, इस हमलों से क्या होगा, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जो कि इस महीने से पहले ही 20% की दर से बढ़ चुकी है। आखिरी कारोबारी सत्र में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का फ्यूचर्स लगभग $77 प्रति बैरल पर था और अब अमेरिका के मध्य पूर्व संघर्ष में हस्तक्षेप करने के कारण कच्चा तेल एक और उछाल के लिए तैयार है अपने आप पे। इससे दिक्कतें हो सकती हैं अपने आप, है ना। माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष का सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई से तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, जिससे कीमतों में भारी उछाल आएगा। शिपिंग पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वे जहाजों पर अपने हमले फिर से शुरू कर देंगे। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा संघर्ष हो सकता है ये? अभी आप अंदाजा लगा नहीं सकते हैं कि ईरान इजराइल युद्ध कहां तक जाएगा। अगर मामला बढ़ा तो दिक्कत हो जानी पक्का, टाइम चल रहा है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है, आप जानते होंगे, और तेल की कीमतों में उछाल से देश के तेल आयात बिल में वृद्धि हो सकती है और मुद्रास्फीति की दर बढ़ सकती है, मतलब महंगाई बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक विकास को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, यह एक बड़ा समस्या है अपने आप में। विदेशी मुद्रा के बड़े पैमाने पर आउटफ्लो से अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपए में भी कमजोरी आ सकती है और रुपए में कमजोरी आ गई तो मामला बिगड़ जाएगा। एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान प्रतिदिन लगभग 3.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है और लगभग 1.5 MPVD का निर्यात करता है, जिसमें चीन 80% भागीदारी के साथ मुख्य आयातक है। ठीक है, तो अच्छा, और यही कारण है कि वह चीन ईरान की तरफ है ना, क्योंकि भैया 80% हिस्सेदारी इसकी है इसमें आयातक में, तो ये बड़ी बात है अपने आप पे, है ना। अब आप बताओ, आप समझ गए ना कि भाई क्या असर पड़ेगा ये पूरा, या समझ जाइए इसको। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत कच्चे तेल की घरेलू मांग, ठीक है, घरेलू मांग का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, बिल्कुल सही बात है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत का तेल आयात बिल घट सकता है, क्या होगा? ए होगा, केवल एक सही है, घटेगा थोड़ी ना है, ये कैसे होगा? ये सही होगा। अब आपके सामने प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभ का स्थान कहां निर्धारित होता है? वैदिक नदी कुंभ नहीं, कुंभ नहीं होगा, ये कुभा होगा शायद, है ना, कुभा होगा, कुभा होगा शायद, कुभा कह लीजिएगा इसको, आई थिंक कुभा ही होगा ना शायद। हाँ, ये कहां पर है, स्थान कहां पर है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, ये इसका उत्तर आप बताइएगा। बाकी ये पीसीएस का बैच है, इसको मैं डेली आपको बताता हूं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। और इस बैच को लेने के बाद आपको कोई बाहरी स्रोत नहीं लेना पड़ेगा, मतलब बाहरी कोई नोट्स किताब ये सब नहीं लेना पड़ेगा, आप आराम से चिल होकर इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी यहां पर 8604440921 लिखा हुआ है, आप इसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कॉल कीजिए, सीधे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे, आपका प्री का कोर्स, आपका मेंस का कोर्स साथ में रहेगा, आपका प्री की टेस्ट सीरीज आपकी, मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी, है ना। ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाएंगी, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं दिखने को मिलेगी, ठीक है। सीसैट, हिंदी, निबंध, सब कुछ, एवरीथिंग सब रहेगा आपका। अब आप बताइए मेंस के लिए गांधी का सर्वोदय सिद्धांत क्या है, इस पर आप लोग मुझे बताइएगा चीजों को, ठीक है, लिख के बताइएगा। चलिए, तो ये हो गया आज का वीडियो, बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए सकारात्मकता के साथ, ठीक है। कोई लोड नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को
इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।